ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जो कि होना ही होना था, मतलब अगर यहाँ पे लिस्टिंग अभी ये किस बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल, ठीक है, जो कि एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे एक एनबीएफसी टाइप वाला कंपनी है, सब्सिडरी है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। एंड इसका यहाँ पे कंपैरिजन बजाज फाइनेंस के साथ होना ही होना था, क्योंकि दोनों टाइप का मतलब दोनों एनबीएफसी है, तो एंड ये दोनों के मतलब एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस कंपैरिजन हम कर सकते हैं। एचडीएफसी बैक्ड बाय मतलब एचडीबी फाइनेंशियल बैक्ड बाय एचडीएफसी, तो वो भी एक बड़ा ग्रुप है। एंड यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, बजाज फाइनेंस के पीछे यहाँ पे बजाज फिनसर्व है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी मतलब एनबीएफसी में काम करने वाला बड़ा ग्रुप। सो इन दोनों के कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें देखने को मिल रहे हैं। बाय द वे ये इस आर्टिकल के ऑथर है, चाहे तो आप यहाँ पे ये नाम देख सकते हो। आप स्टॉक्स न्यूज पर मैं आप मतलब ये चीजें यहाँ पे मतलब चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है 25 जून को यहाँ पे ये ओपन होगा। एंड एनबीएफसी आर्म ऑफ दी एचडीएफसी बैंक, तो ये यहाँ पे एनबीएफसी है एचडीएफसी बैंक का। एंड यहाँ पे 12,500 करोड़ ये आप रेज करने जा रहे हैं वाया कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू। 10,000 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, एंड यहाँ पे 2,500 करोड़ का यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेश इशू है, ठीक है। एंड उसके बाद एचडीबी फाइनेंशियल प्रिपेयर्स टू एंटर इन दी पब्लिक मार्केट। एंड हियर इज द कंपैरेटिव लुक एट हाउ इट स्टैक अगेंस्ट इंडियाज लार्जेस्ट एनबीएफसी। इंडिया का लार्जेस्ट एनबीएफसी बजाज फाइनेंस देखने को मिल रहा है, इसके सामने ये कहाँ खड़ा होता है, इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। की मैट्रिक्स में यहाँ पे किस चीजों के साथ हम कंपेयर करने वाले हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्केल। तो इन चीजों के साथ हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। बजाज फाइनेंस में अगर किसी ने इन्वेस्ट करके रखा हो, कितने टाइम से इन्वेस्ट किया है और क्या यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपका चल रहा है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी मतलब सही डायरेक्शन में हो, ऐसा चाहे तो मतलब आप समझ सकते हो। बाय द वे नीचे कमेंट कर देना कि क्या सारी चीजें चल रही है, ठीक है। एचडीएफसी फाइनेंशियल विल यूज नेट आईपीओ प्रोसीड टू ऑगमेंट कैपिटल बेस फॉर फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एचडीएफसी फाइनेंशियल मतलब मैक्सिमम पैसा उनके बिजनेस के लिए यूज करने वाले हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। एनबीएफसी है तो पैसा तो इनको लगेगा, यहाँ पे इनके लोन्स ज्यादा ही रहता है। किसी भी एनबीएफसी में जाओ वहां पे लोन ज्यादा ही रहते हैं, उनका काम ही वही रहता है, पैसा लो एंड आगे वाले को ज्यादा ब्याज पर वो लोन पे दे दो, ठीक है, विथ इंटरेस्ट उनको लोन दे दो, तो यही उनका काम रहता है। इसीलिए तो मतलब आपको पता, वैसे एनबीएफसी में एफडी रिलेटेड चीजें नहीं रहते, लेकिन बैंक्स में मतलब क्योंकि पब्लिक का पैसा रहता है तो एफडी पे जो मतलब इंटरेस्ट रेट मिलता है वो इससे कम रहता है, जो कि मतलब लोन पर रहता है। ये तो नॉर्मल चीज है, सभी को पता है। लेकिन जो बैंक के पास पैसा रहता है ना, वो पूरा का पूरा पैसा वो कभी भी मतलब एज अ लोन के लिए मतलब बांट नहीं सकते। उसमें से कुछ यहाँ पे उनको एज अ सेफ्टी उनको कुछ पैसों का हिस्सा निकाल के रखना पड़ता है, सेफ वॉलेट में रखना पड़ता है, सेफ डिपॉजिट्स में रखना पड़ता है, एंड बाकी कुछ हिस्सा वो एज ए लोन बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बैंक्स के लिए रूल है, एनबीएफसी के लिए नहीं है। एनबीएफसी शायद चाहे तो उसका पूरा 100% जितना भी उनके पास पैसा है वो दे सकते हैं एज ए लोन, एंड एनबीएफसी का शायद वो खुद का पैसा रहता है, वो मतलब एफडी टाइप वाला पैसा नहीं रहता, ठीक है। तो ये जहां तक ये सिस्टम मुझे पता है, मुझे तो मतलब इतना पता है। इसमें अगर कुछ करेक्शन है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 25 to 27 जून तक यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन चालू रहेगा 3 दिनों के लिए। एंड उसके बाद प्रोसीड यहाँ पे आप देख सकते हो अग्रीमेंट कैपिटल बेस। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, एचडीबी फाइनेंशियल का जो कुछ भी यहाँ पे आने वाली पैसों की नीड रहेगी उसके लिए यहाँ पे एचडीबी पैसे रेज कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑनवर्ड लेंडिंग अंडर एनी कंपनी बिजनेस वर्टिकल, ठीक है, एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस एंड कंज्यूमर फाइनेंस, ऑनवर्ड लेंडिंग अंडर एनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग। तो मतलब ये काफी इसमें मतलब काम करते हैं। कभी कैसा रहता है, कुछ बैंक सिर्फ रिटेल में काम करते हैं, कुछ सिर्फ कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं। तो ये यहाँ पे इनके कुछ बिजनेस वर्टिकल्स है एचडीबी फाइनेंशियल्स के, जिसके अंदर यहाँ पे एंटरप्राइज लेंडिंग भी आता है, एंटरप्राइजेस को यहाँ पे पैसे लेंड करना, एसेट फाइनेंस का भी यहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है, एंड कंज्यूमर फाइनेंस रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिल रही है।
HDB's IPO position itself among the listed NBFC like Bajaj Finance, Muthoot Finance, Shriram Finance, ठीक है, कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी established a significant market presence। तो HDB भी मतलब यहाँ पे ऑलरेडी established मार्केट कंपनी है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब न्यू कंपनी है, इनका बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, अब तक भी चल रहा था, बस इसका नाम यहाँ पे अब तक हमें ज़्यादा सुनने को क्यों नहीं मिला था, क्योंकि ये लिस्ट नहीं हुए थे, अब यहाँ पे लिस्ट होने जा रहे हैं। सो अभी इनसे रिलेटेड और ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या रहता है, जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं रहती उनका डेटा ज़्यादा नहीं आता, पब्लिकली ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन जो कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है उनका मैक्सिमम डेटा, हर चीज़ का मैक्स यहाँ पे पब्लिक रखना पड़ता है। तो उसके बाद इनसे रिलेटेड डेटा आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो चलिए एनबीएफसी सेक्टर रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो इंक्रीजिंग इमर्जिंग एज दी बैकबोन ऑफ इंडियाज क्रेडिट इकोसिस्टम पर्टिकुलरली फॉर अंडरबैंक्ड एंड रिटेल बोरोस, ठीक है। एनबीएफसी हैव ग्रोन एट CAGR ऑफ 12% बिटवीन FY 19 to 24, ठीक है। तो 24 and 19 5 सालों के अंदर यहाँ पे 12% से आपको ये 12% के CAGR से आपको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। आउटपेसिंग इंडियाज GDP ग्रोथ, देयर कलेक्टिव AUM हैज एक्सपांडेड फ्रॉम लेस देन 2 लाख करोड़ इन 2000 टू 43 लाख करोड़ बाय FY 24। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर्स यहाँ पे काफी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। व्हाट सेट्स एनबीएफसी अपार्ट इज देयर 48% एक्सपोजर टू रिटेल लेंडिंग, ठीक है। जितना ज्यादा रिटेल में यहाँ पे ये लोग लोन बांटेंगे उतना ये सेफ प्ले रहेगा, ठीक है। अगर किसी कॉर्पोरेट को लोन दे दिया, किसी बड़ी कंपनी को लोन दे दिया एंड अगर वो कंपनी बाद में जाके डिफॉल्ट होती है तो इन दैट केस काफी मतलब एक बड़ा हिस्सा, अगर किसी को बड़ा लोन दिया जाता है, ठीक है, तो वो अगर वापस नहीं आता तो एक बड़ा वहां पे लॉस हो जाता है एनबीएफसी को या फिर बैंक को, जिस किसी ने भी लोन दिया है। अभी जितने ज्यादा लोग रिटेल पे फोकस करेंगे उतना यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि रिटेल की लोन की साइज ज्यादा नहीं रहती, ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट भी कर देता है तो वो मैटर नहीं करता, लिटरली इतना यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। सो ये वाली चीज भी मतलब बचाए रखती है कंपनी को, यानी कि लॉसेस कम होते हैं, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। एंड रिटेल लोग मैक्सिमम लोन पे करते हैं, ठीक है, वो लोन को क्लोज करने के या फिर डुबाने के बहाने नहीं ढूंढते। रिटेल पब्लिक मान सकते हो मिडिल क्लास, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास टाइप वाले लोग, गरीब लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा लोन पे कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक मेंटेलिटी के बारे में मतलब बात कर लेते हैं, ठीक है। अपर क्लास लोग उनके सोशल स्टेटस के बारे में मतलब इतना ज्यादा नहीं सोचते। मतलब देखो वो विजय माल्या है, वो विजय माल्या मतलब पैसे डुबा कर भी वो पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहा है और बाकी सारी चीजें कर रहा है। तो ही लिटरली मतलब वो इस लेवल पे जा चुके हैं कि उनको दे डजंट केयर अबाउट देयर मतलब सोशल स्टेटस, कौन क्या कहेगा इसके बारे में वो लोग सोचते नहीं है। एंड वहीं पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग अपने सोशल स्टेटस के बारे में काफी चिंता करते हैं, काफी सोचते हैं। सो मैक्सिमम टाइम वो लोन पे कर देते हैं ताकि समाज उनके बारे में अच्छा सोचे। तो ये थोड़ा सा एक मेंटेलिटी रिलेटेड चीज है, हम यहाँ पे टॉपिक से भटक गए हैं। बैक टू टॉपिक। कलेक्टिव AUM एक्सपांडेड लेस देन 2 लाख करोड़ इन 2000 टू 43 लाख करोड़ इन FY 24, ठीक है। तो 43 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से यहाँ पे 43 लाख करोड़ में यहाँ पे आपको AUM इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद व्हाट इज सेट्स एनबीएफसी अपार्ट इज देयर 48% एक्सपोजर टू रिटेल लेंडिंग सेगमेंट, ओके, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू 34% ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट। तो ये यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पे रिटेल लेंडिंग यहाँ पे सेगमेंट 48% का एक्सपोजर है, जो कि अच्छा है। ये यहाँ पे और ज्यादा थोड़ा सा रहना चाहिए, बट ये आई थिंक ओवरऑल एनबीएफसी के लिए डेटा है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटली मतलब बजाज फाइनेंस या फिर एचडीबी की बात नहीं की गई है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। विथ डीपर पेनिट्रेशन इनटू रूरल एंड सेमी अर्बन बैंक एनबीएफसी एनेबलिंग, तो ओवरऑल सेक्टर के बारे में यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। FY 25 ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एक्सेलरेटेड पावर, ठीक है, CAGR 50 to 70%, 24 से 27 तक यहाँ पे इनका अनुमान है कि 15 to 70% इंक्रीज होगा यहाँ पे CAGR से, ठीक है। एनीवेज जो कुछ हमारे यूज का है वो डेटा हम पढ़ते हैं। ग्रोइंग क्रेडिट डिमांड, ठीक है, रूरल एरिया में यहाँ पे, सेमी अर्बन में, रूरल में यहाँ पे क्रेडिट रिलेटेड चीजें इंक्रीज होगी। अनसिक्योर्ड और डिजिटल लोन, ठीक है, ये काफी फास्ट इंक्रीज हो रहा है। एंड RBI
कंटिन्यूसली इस लोन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहा है। जो अनसिक्योर्ड लोन्स रहते हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स में कोलेटरल कुछ भी नहीं रखा जाता एंड मतलब या फिर नहीं के बराबर भी होता है एंड अगर वो लोन डूब जाता है तो बैंक्स को तो लॉस होना ही होना है, एनबीएफसी को लॉस होना ही होना है एंड कह सकते हो कि मतलब ऐसे लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, इंस्टेंट लोन्स, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी रेशो बढ़ गया है, काफ़ी यहाँ पे उनसे रिलेटेड ये करने का, प्रोसेस करने का चीज़ें बढ़ गई है आजकल। तो वहाँ पे आरबीआई कुछ एक्शन ले रहा है। कुछ दिनों पहले भी मतलब काफ़ी इससे रिलेटेड न्यूज़ आती थी, आजकल तो मतलब सब वॉर की न्यूज़ आती है, लेकिन ये भी इससे रिलेटेड चीज़ों में भी आरबीआई काम कर रहा है, ठीक है। बैंक्स अपना बिजनेस, एनबीएफसी अपना बिजनेस ज़्यादा दिखाने के लिए अनसिक्योर्ड लोन्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, जो कि एक तरफ से वॉयलेशन रहता है थोड़ा बहुत आरबीआई की नज़रों में, कॉमन पीपल के लिए, ठीक है, रिटेल लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटरी मेजर्स इंप्रूविंग रिस्क फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये जो रिस्क फ्रेमवर्क है ना, ये इसी के अंदर आता है। आरबीआई यहाँ पे रेगुलेटरी कौन है? आरबीआई रहता है यहाँ पे। बैंक्स का रेगुलेटरी आरबीआई ही यहाँ पे रहता है। लीडिंग एनबीएफसी इन इंडिया इंक्लूड्स बजाज फाइनेंस, ओके। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे लीडिंग एनबीएफसी है, लेकिन मुथूट फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस में डिफरेंस है, ओके। मनप्पुरम फाइनेंस का भी नाम है, मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों लगभग एक चीज में काम करते हैं, वो है गोल्ड लोन में, ये दोनों ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस। उसके बाद बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ओके। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 वाली कंपनी है, बजाज फाइनेंस भी निफ्टी 50 वाली कंपनी है, ये दोनों चीजें आपको पता रहनी चाहिए। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का नाम है L&T फाइनेंस एंड अदर्स। उसके बाद ये लिस्टेड स्टॉक्स थे यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड, एनबीएफसी रिलेटेड, एंड अभी यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल यहाँ पे इनको ज्वाइन करने जा रहा है आफ्टर लिस्टिंग। डिटेल कंपैरिजन, ठीक है, अभी कंपैरिजन आना बाकी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म एचडीबी फाइनेंशियल अक्रॉस की मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे नीचे देखते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ की मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट इन लोगों को दे देते हैं, अपस्टॉक्स वालों को। अपस्टॉक्स का न्यूज का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाकर आप ये डेटा चेक कर सकते हो। इन्होंने मतलब एक प्रॉपर टेबल बना के ये किया है, शो किया है। सो चाहे तो आप ये मतलब वेबसाइट पे जाके इनके चेक कर सकते हो, ठीक है। टोटल इनकम देख सकते हो, वैसे नंबर ये करोड़ में है क्या? जी हाँ, नंबर्स करोड़ में है। इनकम यानी कि रेवेन्यू है 8,693 करोड़ एंड जो बजाज फाइनेंस का है 40,982 करोड़। बजाज फाइनेंस बड़ी कंपनी है, बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू ज्यादा है। एचडीबी फाइनेंशियल के कह सकते हो कि 4 गुना बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कितना हुआ है? 7,445 करोड़ का है एंड जो बजाज फाइनेंस का है वो 33,111 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 2,175 करोड़ का है एचडीबी फाइनेंशियल्स का। तो बजाज का आप यहाँ पे देख सकते हो 16,661 करोड़। प्राइस टू बुक रेशियो 3.72 एंड यहाँ पे 5:9। तो बजाज फाइनेंस ओवरऑल सारे कंपैरिजन में आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ा कंपनी है, ठीक है, कंपैरेटिवली बड़ा कंपनी है। एंड प्राइस टू बुक रेशियो 3.72, 5.9, ठीक है। ईपीएस 27.40 है एंड यहाँ पे 269.3 रुपीज ईपीएस भी आपको इसका ज्यादा देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देख सकते हो पोस्ट लिस्टिंग यानी कि लिस्टिंग के बाद अप्रोक्सीमेटली 61,253 करोड़ का मार्केट कैप बन जाएगा। अभी लिस्टिंग के बाद देखते हैं कि मतलब कितना इंक्रीज होता है, क्या सारी चीजें होती है। और उसके बाद लिस्टिंग से पहले देख बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट कैप है 5,69 लाख करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी 50 का ये पार्ट रही है ये कंपनी। एंड वहीं पे एचडीबी फाइनेंशियल्स का ये जो मार्केट कैप है 61,253 करोड़ का, मिड कैप टाइप में ये कंपनी आती है। एसेट क्वालिटी देख लेते हैं। ग्रॉस एनपीए, एनपीए यानी कि क्या रहता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे लोन जो कि इन्होंने मतलब बैंक ने या फिर एनबीएफसी ने मान लिया है कि ये लोन वापस नहीं आने वाले, ये पैसा वापस नहीं आने वाला, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली उस टाइप वाली चीजों को कहते हैं। ग्रॉस एनपीए देख सकते हो एचडीबी फाइनेंशियल्स का 2.26% है। ये जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना एचडीबी का ज्यादा है तो एचडीबी बेटर है, नहीं, इसका क्राइटेरिया उल्टा है। ये
ये यानी कि डूबने वाला परसेंटेज, 100% में से कितना पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है। तो 100% में से एचडीबी फाइनेंशियल्स का यहाँ पे 2.26% पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का देख सकते हो 1.18% पैसा यहाँ पे एनपीए देखने को मिल रहा है। तो ये जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है। सो इन दैट केस भी बजाज फाइनेंस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 52.5% एंड नेट एनपीए, इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस के नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एईएम कॉस्ट एंड फंड्स, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो 1.07 लाख करोड़ का यहाँ पे एयूएम है एचडीबी फाइनेंशियल्स का। तो इसके 4 गुना बजाज फाइनेंस का ज्यादा है 4.16 लाख करोड़ का। तो बिजनेस इनका ज्यादा है क्योंकि सॉरी इनका एयूएम ज्यादा है क्योंकि इनका बिजनेस भी ज्यादा है, बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो इसके कंपैरिजन वाले सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एयूएम ग्रोथ, ठीक है, 18.9% ईयर ऑन ईयर एंड 26% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है यहाँ पे बजाज फाइनेंस में। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7.90% एचडीबी फाइनेंशियल्स का, और यहाँ पे बजाज फाइनेंस को 7.44% पर मिल रहा है। ज्यादा ये वाले पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा 0.30-40 का डिफरेंस है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। ब्रांच नेटवर्क देख सकते हो, नंबर ऑफ लोकेशंस एचडीबी फाइनेंशियल के 1170 लोकेशन है, बजाज फाइनेंस के 4263 लोकेशन है। नंबर ऑफ कस्टमर 1.92 करोड़ एंड बजाज फाइनेंस के 10.18 करोड़। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा सारे सिनेरियोज में बजाज फाइनेंस आपको वेल इस्टेब्लिश्ड एंड अच्छी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड बिफोर यू लीव यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस तो ठीक है, एक एनबीएफसी है, बड़ी एनबीएफसी है ऑलरेडी। एंड एचडीएफसी बैंक ने मतलब एचडीबी फाइनेंशियल जो है वो बैक्ड बाय दी एचडीएफसी बैंक है, स्टडीली एक्सपांडिंग। तो ये भी कंपनी धीरे धीरे मतलब ये कर रही है, खुद को इंक्रीज कर रही है, एक्सपांशन कर रही है एंड दे आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। मुझे समझ में नहीं आता, मार्केट में लॉस मेकिंग कंपनी लिस्ट होती है, इनके आईपीओ आते हैं एंड उनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग नहीं होते हुए भी लोग उनके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी कौन सी है नीचे कमेंट जरूर करके मतलब लिख देना। आप सभी को काफी सारी कंपनी याद आएगी, उसमें से एक कंपनी का नाम ऐसा लिख देना कि वो काफी बड़ा आईपीओ था, लिटरली मतलब इससे भी बड़ा आईपीओ का साइज उसका था, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब आप चाहे तो जरूर, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया तो आप कह सकते हो कि आपका नॉलेज स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा खासा है। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट कर पाते हैं। Whereas HDB IPO present medium term growth potential, especially if sustains revenue momentum and improves margin। तो देखते हैं आईपीओ के बाद मतलब कंपनी कहाँ पर जाती है, इनका मार्केट क्या वैल्यूएशन लगाता है, मार्केट यहाँ पे इससे मतलब किस क्राइटेरिया से मेजर करता है, ये सारी चीजें अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। कल आईपीओ ओपन होने वाला है, कुछ भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, अप्लाई करो अवॉइड करो, खुद के दिमाग से करो, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे अपडेट आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।